हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे यानी कि रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी और भी सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम में जितने सारे भी पूछे गए प्रश्न हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्यावरण और इंग्लिश में बोले तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपका पर्यावरण से एक भी प्रश्न मिस ना हो और आपको ये आइडिया लग जाए कि पर्यावरण से प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ताकि आप वैसे ही तैयारी करके भी जाएं। तो इसके लिए आपको है कि पर्यावरण के लिए पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपने पढ़ा क्या है और प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आगे भी प्रश्न वैसे ही आने की संभावना है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से खुद एनालाइज भी कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आप नए हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन रेलवे जीके के लिए यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाता है। जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जनरली ऐसा ऐसा टॉपिक भी है जिससे हम शायद ना जानते हों, जैसे कि यहाँ पे ये पर्यावरण है, ओजोन है और भी काफ़ी सारे चैप्टर हैं। तो इस चैनल में कुछ वीडियो को डाला गया है, बाकी और भी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो है और इसी तरह से प्रत्येक दिन आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए ताकि इसका बेनिफिट आपको भी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक के द्वारा दिया गया जो संसाधन है उसके संरक्षण के लिए इसमें से किस विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और ये जो देख सकते हैं कि ये ग्रुप डी का प्रश्न है। इसमें क्या बोला है, पानी का अत्यधिक उपयोग। तो देखिए पानी का अत्यधिक यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, तो ये तो सही आंसर होगा नहीं। इससे संरक्षित यानी कि पानी का अत्यधिक उपयोग करके हम लोग प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण नहीं कर सकते हैं। इसका बाद दूसरा आता है कि आवश्यकता ना होने पर भी लाइटें चालू रखना। अब लाइटें ज़रूरत नहीं है और उसके बावजूद भी हम लोग लाइट चालू रखेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली की ज़्यादा खपत होगी, जो कि प्राकृतिक संसाधन का भी क्षय होने का चांस बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग ना करते हुए चलकर जाना। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, नज़दीक ही जाना है, तो ऐसे में आप वाहनों का उपयोग ना करेंगे, पैदल चल कर जाएंगे। तो पहला तो ये आपके शरीर के लिए बेनिफिट होगा और दूसरा है कि यदि इसके लिए फ्यूल का बचत होगा। ठीक है, और जब फ्यूल का बचत होगा तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन हमारा ही बचेगा। ठीक है, तो ये तो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं कि वस्तुओं का पुनर्चक्रण नहीं करना। तो मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक ही है। अब प्लास्टिक एक बार यूज हो गया, अब दूसरा बार से उसका पुनः चक्रण ना करें, वैसे ही छोड़ दें तो फिर प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तो ऐसे ही प्लास्टिक एक और है, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए ये नहीं होगा। ठीक है, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचेगा ऑप्शन सी, जो कि ये इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, यानी कि आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग ना करके, यानी कि गाड़ी मोटर से ना जा करके अगर कम दूरी है तो पैदल चल करके जाना ही प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ से देख सकते हैं कि बोला है कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है। अब कुल्हड़ का उपयोग आप लोग समझ रहे होंगे, कुल्हड़ यानी कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल्हड़। तो इसका जो ऑप्शन है कि वे जानवरों को चोट पहुंचाते थे, मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ है, वे बहुत महंगे थे, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। देखिए पहला बात कि वो जानवर को चोट पहुंचाते नहीं हैं। ठीक है, मिट्टी का बर्तन क्या ही जानवर को चोट पहुंचाएगा। उसके बाद वे बहुत महंगे थे, तो मिट्टी में देखिए बहुत ज़्यादा उसको केवल जो बनाना होता था, बाकी उसमें तो ऐसा कुछ खर्च यानी कि ऐसा कुछ कॉस्ट आता नहीं था जिसकी वजह से वो महंगा होगा। ये भी ऑप्शन सी गलत है। और स्वास्थ्य के लिए ये तो काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी के उपयोग से जो उपजाऊ मिट्टी की परत यानी ऊपरी परत को नुकसान हुआ है। तो क्या नहीं कि मिट्टी को काट करके लाया जाता था, बनाया जाता था, तो जो उसमें उपजाऊ मिट्टी होती थी वो भी साथ में आ जाता था, तो इसकी वजह से फसलों के उपजाऊ में प्रभावित होता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से देखते हैं। तो आइए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है।
तो मृदा अपरदन, ठीक है, यानी कि मृदा का जो मिट्टी का जो कटाव है वो पर्यावरण के लिए मुख्य खतरा में से एक खतरा है। सही बात है। तो इसमें बोला है कि कौन सा इस चारों ऑप्शन में है जो कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आता है समोच्च रेखीय जुताई, अधिक खेती, सिंचाई के घटिया तरीके और डी मवेशी के चारण। तो देखिए मवेशी भी अधिक चराएंगे तो वैसे में भी मिट्टी का कटाव हो जाएगा, अत्यधिक खेती करेंगे तो उसमें भी नुकसान है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें जोत वगैरह करेंगे तो उससे भी मिट्टियाँ बनेंगी। उसके बाद आता है सिंचाई के घटिया तरीका, इससे उसको सिंचाई ही नहीं करेंगे तो इसमें भी मृदा का अपरदन होगा। तो और एक ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन ए समोच्च रेखीय जुताई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये भी जो दोस्तों ग्रुप डी का ही प्रश्न है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त वर्ण प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आर्थिक समानता, सहभागी दृष्टिकोण, राजनीतिक समानता और एकल पुरुष प्रभुत्व। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि सहभागी दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इस कार्य का जो इसका मुख्य सिद्धांत था वो क्या था कि स्थानीय समुदाय अपने वनों की रक्षा खुद कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय समुदाय के लोग हैं, वहाँ पे उनका जो जंगल है वो खुद ही बचाएंगे, क्योंकि देखिए बाहर से लोग तो बचाने आएंगे नहीं, बाहर के लोग आएंगे तो और उसे पेड़ पौधों को वहाँ पे काटने का सोचेंगे, ठीक है, काट करके अपना व्यापार यानी बिजनेस करने का सोचेंगे। लेकिन वहाँ के लोकल लोग ही होंगे जो कि उसको रक्षा कर सकते हैं, अपने जंगलों को बचा सकते हैं। तो यही संयुक्त वन प्रबंधन था, ठीक है, यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सहभागी दृष्टिकोण, ठीक है, यानी कि सहभागी मिल करके उस जंगल को बचाना है, एक दृष्टिकोण से देखना, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि नर्मदा बचाओ डैश से संबंधित है, जिसमें कि सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर बांध, भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध। तो आप सभी को पता होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो ए सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि नमामि गंगा का कार्यक्रम जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में चलाया गया था, ठीक है। और ये किस लिए चलाया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करके उसको जो है नदी को पुनर्जीवित करना था, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैल गया था, ठीक है। तो इसे ही कम करके नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि सेंट्रल सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम था। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या है कि नदी के किनारों पर खुले में शौच ना करना, नदी में मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को डालना, नदी के किनारे पर उगने वाले पेड़ों को ना काटना और पीने से पहले पानी को उबालकर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को नष्ट करना। तो देखिए ये सब तो होगा नहीं, ठीक है, चूँकि गंगा नदी जो है उसको प्रदूषण से बचाना था, ठीक है। तो उसमें आम जनता उसमें कैसे भाग ले सकती है, तो नदी के किनारे खुले में शौच ना करके, क्योंकि शौच करेंगे वहाँ पे तो फिर से वो जल जो प्रदूषित होता चला जाएगा, ठीक है। तो आम जनता नदी के किनारे खुले में शौच ना करके इसमें भाग ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस डैश को मनाया जाता है, यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 15 अगस्त, 26 अगस्त और 8 मार्च। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 22 मार्च हो जाएगा। आप सभी को ये पता भी होगा। अब यदि पूछ देता है कि पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था, ठीक है, तो पहला विश्व जल दिवस जो है वो 1993 को मनाया गया था। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे कि विश्व में जो पहला जल दिवस है वो 1993 को मनाया गया था। अब चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे है कि डाइस, ठीक है, के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्कॉटहम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा, मृदा के संरक्षण और सुरक्षा, वनों के संरक्षण और सुरक्षा, वन्य जीव के संरक्षण और सुरक्षा। तो देखिए आपको यह यदि प्रश्न नहीं भी आता था तो आप इस प्रश्न को लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे। अब कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया कि स्कॉटहम जल पुरस्कार, यानी कि जल पुरस्कार है तो ये कहीं ना कहीं जल से ही संबंधित होगा, ठीक है। और इन तीनों ऑप्शन में कहीं भी जल का जिक्र नहीं किया गया है, केवल एक ही ऑप्शन में किया गया है जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा, जो कि इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका यदि ये प्रश्न नहीं भी आता था तो इसमें प्रश्न का आंसर भी सामने ही दिया था, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते थे, और ऐसे प्रश्न और भी एग्जाम में आने की संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों को आप समझे रहेंगे तो एग्जाम में अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं।
इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे है कि भारत का इकोमार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक घड़ा, क्रॉस ट्रीज, एक हरा बिंदु, ब्लू एंजल। यार ये देख सकते हैं, ये एनटीपीसी का प्रश्न है, ठीक है, 2021 में पूछा गया था। तो भारत के इकोमार्क का जो लोगो है वो मिट्टी का एक घड़ा है, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरीकरण और भारत में अस्थायी विकास के कारण कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसमें शामिल नहीं है? यानी कि देखिए, जब शहरीकरण हुआ, ठीक है, और भारत में अस्थायी विकास के लिए जो है पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो निर्वनीकरण ये तो हो जाएगा, भू आकर्षण ये भी है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, अब लोग ज़्यादा रहेंगे, प्राकृतिक संसाधन का यूज करेंगे तो उसका ह्रास तो होगा ही, उसमें कमी आएगी ही। और डी है अनियमित मानसून, ठीक है, और देख सकते हैं कि ये एनटीपीसी का प्रश्न है। तो यहाँ पे ये ए बी सी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, ठीक है, लेकिन अनियमित मानसून ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनियमित मानसून हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठंडा के समय में बरसात आ जा रहा है, बरसात के समय में गर्मी आ जा रहा है, गर्मी के समय में ठंडा आ जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अनियमित मानसून ये इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि पीने योग्य जल का विसंक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है? यानी कि बरसात में आप देख सकते होंगे कि बरसात में क्या है कि जलों में कुआं या फिर कहीं जहाँ से पानी का सुविधा है, जहाँ से लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ पाउडर डाला जाता है, ठीक है। तो उसमें पाउडर डालने से क्या होता है, तो क्या उसका दुर्गंध खत्म होता है, जीवाणु खत्म होते हैं, गंदलापन खत्म होता है, या फिर रंग किसे हटाने के लिए किया जाता है? तो संक्रमण चूँकि जीवाणु से होता है, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जीवाणु को हटाने के लिए ही उसको पानी को ट्रीट किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो चलिए इस प्रश्न में है कि धरती का 70% से अधिक पानी है, ठीक है, यानी कि धरती पे 3 हिस्सा से ज़्यादा पानी ही है, लेकिन उसमें से कितना ऐसा पानी, यानी कि कितना प्रतिशत ऐसा पानी है जिसे मानव यानी कि आदमी उसे उपयोग कर सकता है, ठीक है, जो कि ताज़ा पानी है। ताज़ा पानी कहने का मतलब कि जो यूजेबल है, जिसे लोग पी सकते हैं, उससे खाना बना सकते हैं, ये सब को ही हम लोग ताज़ा पानी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ताज़ा पानी है तो तुरंत का बना हुआ पानी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ताज़ा पानी यानी कि जो इंसान यूज कर सकता है। तो कितना प्रतिशत है? तो देखिए, धरती पर चूँकि 70% से अधिक जो है वो टोटल पानी है, ठीक है, लेकिन वो महासागर, समुद्र, ये सब में भरा हुआ है, और वहाँ का पानी जो है कि पूरा खारा होता है और इंसान इसे यूज नहीं कर सकता है। तो यूज करने लायक जो पानी है वो पृथ्वी पर केवल 1% से भी कम है, ठीक है, यानी कि जो कि ऑप्शन सी है 1% से भी कम। तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 70% पानी है तो हम लोग सारा का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग 1% से भी कम पानी है उसे ही यूज कर रहे हैं और अपने जीवन को चला पा रहे हैं। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को डैश ईंधन कहा जाता है। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले जो है वो कार्बनिक पदार्थ यानी कि वहाँ पे दब गए थे पेड़ पौधे, ठीक है। तो इसके वजह से उसमें क्या है कि उच्च दाब और ताप के कारण वे वहाँ पे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब में परिवर्तन हो गए, ठीक है। तो उसे ही बोला कि उसके अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर जो निर्मित है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग चारकोल कहते नहीं है। चारकोल कहने का मतलब होता है जो लकड़ी से का कोयला होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, बायोमास ये तो होगा नहीं, लकड़ी तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन डी ये फॉसिल फ्यूल ही हो जाएगा, ठीक है। जिसका आंसर ऑप्शन डी ये फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, उसे ही हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, यानी कि जिसमें कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों आ जाता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश एटीएम होता है। यानी कि समुद्र तल पर जो है वो पर्यावरणीय दाब कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन है 0, 0.1, 1 और 0.001। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है। इसका ऑप्शन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अवक्षेपण की मात्रा, अपवाह जल की मात्रा, भूजल की मात्रा और वाष्पीकरण की मात्रा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी जेई का प्रश्न है, ठीक है। तो रेलवे में ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के ही प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि रेलवे के सारे प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग किसी भी एग्जाम में आए हुए जो भी पर्यावरण से पूछे गए प्रश्न हैं उनसे सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जल संरक्षण में किसकी मात्रा का एक घटना जो है बड़ी समस्या है, ठीक है। तो भूजल की मात्रा जो है वो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी आप सबको पता होगा कि भूजल की कितनी ज़्यादा समस्या चल रही है। लोग बोरिंग पे बोरिंग करवा रहे हैं, लेकिन किसी का पानी आ ही नहीं रहा है। किसी का आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, किसी का आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गड्ढा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भूजल की मात्रा कितनी कम अंदर चली गई है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका आंसर जो है भूजल की मात्रा यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? शेल्टर बेल्ट, समोच्च जुताई, कृषि वानिकी या फिर पट्टीदार खेती। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। अब बोल रहे थे कि शेल्टर बेल्ट होता क्या है, ठीक है। कई सारे लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, राजस्थान में चूँकि बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पेड़, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक खेत है, ठीक है। तो इस खेत के जो चारों ओर पेड़ लगा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे चारों ओर पेड़ लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि मिट्टी के कटाव को रोकेगा। अब जीवित पेड़ रहेगा तो इधर तो हवा ज़्यादा आएगा नहीं, अब हवा ज़्यादा आएगा नहीं तो मिट्टी को डिस्टर्ब करेगा नहीं, जिससे मिट्टी का कटाव होगा नहीं, ठीक है। तो यही इसे ही बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, यानी कि इसके किनारे किनारे में जीवित पेड़ को लगा देना ही शेल्टर बेल्ट कहलाता है, ठीक है, जो कि राजस्थान में जिसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, उम्मीद है कि शेल्टर बेल्ट भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, डैश की वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। इसमें है कि वृक्ष वानिकी, वन संरक्षण, कृषि वानिकी और वृक्ष संरक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कृषि वानिकी हो जाएगा। तो कृषि वानिकी ही ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत किसान जो अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, ठीक है, के उद्देश्य से वृक्ष लगाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कृषि वानिकी हो जाएगा, ठीक है। और यह भी जो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने रेलवे में आए हुए पर्यावरण से संबंधित सारे प्रश्नों को देखें, जो कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सारे प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न पता थे आप कमेंट जरूर करेंगे, और साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।